हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 1 से लेकर 7 नवंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नवंबर महीने के पहले सप्ताह से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 40 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं नवंबर महीने के फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अगले महासचिव के रूप में किसको चुन लिया गया है? तो अभी के समय WHO के महासचिव हैं टेड्रोस एधनोम और इन्हीं को एक बार फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के महासचिव के रूप में चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। WHO के महासचिव का कार्यकाल होता है 5 साल का। तो टेड्रोस एधनोम जो कि इथोपिया के हैं, इनको साल 2017 में WHO का महासचिव बनाया गया था, यानी कि 2022 में इनका पहला कार्यकाल 5 साल का पहला कार्यकाल इनका समाप्त हो जाएगा। तो अगस्त 2022 से लेकर के फिर 2027 तक कौन WHO का महासचिव होगा, इसका चुनाव अभी कर लिया गया है और वो यही होंगे, यानी कि टेड्रोस एधनोम, इनको दोबारा से WHO का महासचिव चुना गया है। WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसी की स्थापना को हर साल 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में WHO ने भारत के अंदर बनाई गई जो कोवैक्सीन कोविड-19 की वैक्सीन है, इसके आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेनिस टूर्नामेंट पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीत लिया है? पेरिस मास्टर्स जो प्रतियोगिता होती है ये टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है और जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाता है। ये पुरुषों का एक टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो इस बार इसको जीत लिया है दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 6वीं बार ये पेरिस मास्टर्स का खिताब जीता है। ये 6ठा खिताब है जिसको हाल ही में इन्होंने जीता है और इस बार इन्होंने फाइनल में हराया रूस के डेनियल मेडवेडेव को। और आपको याद होगा जो US ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हुआ था इस साल का, उसमें डेनियल मेडवेडेव ने नोवाक जोकोविच को हराकर US ओपन 2021 का खिताब जीता था। तो अभी नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेडवेडेव को हराकर पेरिस मास्टर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। आपको ये बताना है कि ये कौन से खेल से जुड़े थे। तो तारक सिन्हा जो हैं ये क्रिकेट के एक मशहूर कोच थे। इन्होंने आशीष नेहरा और शिखर धवन, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को ट्रेन किया था। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको साल 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि कोच को मिलने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो 2018 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से खेल से जुड़े थे, आंसर हो जाएगा क्रिकेट। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केदारनाथ। तो उत्तराखंड के केदारनाथ में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर के दिन गए थे और वहां पर इन्होंने आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है। आदि शंकराचार्य जो है ये वैसे तो केरल से थे, लेकिन इन्होंने समाधि दी थी उत्तराखंड के केदारनाथ में और यहीं पर इनकी समाधि भी बनाई गई थी, जो कि 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो डैमेज हो गई थी, जिसको फिर से पुनर्निर्माण किया गया है और उसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। तो उसी के साथ में आदि शंकराचार्य की एक 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई है जिसका लोकार्पण किया गया। हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्वेन ब्रावो जो हैं ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है ये कैरेबियाई देशों के 15 कैरेबियाई देश हैं जिनकी एक कॉमन टीम है, उसी को बोला जाता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। तो इन्हीं 15 देशों में से एक है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये भी एक कैरेबियाई देश है और ये भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का हिस्सा है। तो इसी देश के एक फेमस क्रिकेटर हैं जिनका नाम है ड्वेन ब्रावो और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो इसका आंसर करना आसान है, क्योंकि असगर अफगान जो है ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और अभी हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अभी हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था UAE और ओमान के अंदर, उसमें इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला T20 मैच, जो कि नामीबिया के साथ में था। तो इसी के साथ में इन्होंने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। तो पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये अभी तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, लेकिन विवादों के चलते इन्होंने कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने थे चरणजीत सिंह चन्नी। तो अब इन्होंने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई है और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने जो अपनी नई पार्टी बनाई है उसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के अगले MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो अभी के समय जम्मू कश्मीर बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है RK छिब्बर, लेकिन इनके बाद जो अगले MD और CEO बनेंगे उनका नाम है बलदेव प्रकाश। तो हाल ही में RBI ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये नेक्स्ट ईयर अप्रैल महीने के अंदर ये जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO बनेंगे, लेकिन अभी के समय जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RK छिब्बर। जम्मू कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर के अंदर। मशहूर टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस इनमें से किस राजनीतिक पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए हैं। तो भारत के जो महान टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने हाल ही में जो ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, इसको ज्वाइन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि DDCA का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ जो है ये दिल्ली के अंदर जो भी क्रिकेट से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं या फिर दिल्ली की जो घरेलू क्रिकेट टीम है, दोनों की एक गवर्निंग बॉडी है और इसका हाल ही में नया अध्यक्ष बनाया गया है रोहन जेटली को। ये अभी तक इसके अध्यक्ष थे, तो इन्हीं को एक बार फिर से DDCA का अध्यक्ष चुन लिया गया है। रोहन जेटली जो हैं ये अरुण जेटली के बेटे हैं, जो कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे। तो उन्हीं के बेटे हैं रोहन जेटली, जिनको हाल ही में DDCA का अध्यक्ष बनाया गया है। 30 और 31 अक्टूबर को 16वां G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस बार G20 का मेजबान कंट्री था इटली। तो इटली के अंदर ही यहाँ की जो राजधानी है रोम, यहाँ पर G20 के नेताओं का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें हिस्सा लिया था और इस बार के G20 शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई थी पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी। अब इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि साल 2022 में 17वां G20 शिखर सम्मेलन कौन से देश में आयोजित किया जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाल ही में 16वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है इटली की राजधानी रोम में। अब यह तो समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन होगा 2022 में, इसका आयोजन किया जाएगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का जो बाली प्रोविंस है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर इसके बाद 2022 के बाद 2023 में G20 को होस्ट करेगा भारत। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर जो प्रगति मैदान है वहाँ पर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो कि इसका 18वां संस्करण होगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि उड़ान 2.0 का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो इन्होंने हाल ही में कृषि उड़ान योजना जो है इसका दूसरा चरण शुरू किया है, कृषि उड़ान 2.0। और इसके तहत आप सभी जानते हैं कि किसानों की जो फसलें हैं उनको जल्द से जल्द मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, ताकि उनको अपनी फसलों का उचित दाम मिल सके। तो याद रखिएगा, इसका शुभारंभ किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। जापान में हुए आम चुनाव में हाल ही में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल की है।
तो दोस्तों हाल ही में जापान के अंदर आम चुनाव करवाए गए थे और इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करी हैं जो सत्ताधारी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने। यानी कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसी ने जापान में हाल ही में जो आम चुनाव हुए हैं उसमें सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल की है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इन्होंने बहुमत हासिल किया है, यानी कि किसी और पार्टी से गठबंधन नहीं करना होगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां पर इस साल ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स भी हुए थे और यहाँ की करेंसी है येन। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भारत का अगला राजदूत किसको अपॉइंट किया गया है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भारत के जो अगले राजदूत होंगे उनका नाम है संजय सुधीर। हाल ही में कई सारे देशों में नए राजदूत को अपॉइंट किया गया है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जहां पर नए राजदूत को अपॉइंट किया गया है। जैसे कि ये देखिए, अजनीश कुमार, इनको एस्टोनिया में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। संजय भट्टाचार्य, इनको स्विट्जरलैंड के अंदर भारत का राजदूत बनाया गया। पार्थ सतपथी, इनको हंगरी देश के अंदर भारत का राजदूत बनाया गया। इसी तरीके से स्पेन कंट्री के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया गया है दिनेश के पटनायक को। दिनेश के पटनायक होंगे स्पेन में भारत के नए राजदूत। फिर इसके बाद रूस के अंदर भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं पवन कपूर। और आखिर में है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के अंदर भारत के अगले राजदूत होंगे संजय सुधीर। तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ये जो दो कंट्रीज हैं रूस और यूएई, यहाँ पर जो राजदूत अपॉइंट किए गए हैं ये तो आपको डेफिनेटली याद ही रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए 1 से लेकर 7 नवंबर तक कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो इस साल ये 1 से लेकर 7 नवंबर तक आयोजित किया गया। इसका मेन मकसद होता है कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ के कल्चर के बारे में देश के अन्य लोगों को बताना, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इनमें से किस शहर से डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आनंद, गुजरात। गुजरात के आनंद जिले से भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है। डेयरी सहकार योजना जो है, इसके तहत जो भी लोग डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी आर्थिक मदद की जाएगी और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। तो भारत में डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, डेयरी सेक्टर से जुड़ी जो अमूल सहकारी समिति है ये भी गुजरात के आनंद जिले में ही बेस्ड है और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यानी कि आप देख सकते हैं इस साल इसको 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसी अवसर पर गुजरात के आनंद जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी दौरान अमित शाह ने इस डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है। अमित शाह इस समय गृह मंत्री हैं और साथ ही में सहकारिता मंत्री भी हैं। आपको पता होगा इसी साल भारत में एक नया मंत्रालय बनाया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय जो है इसी की ये पहल है डेयरी सहकार योजना, जो कि सहकारिता मंत्रालय के अधीन जो एनसीडीसी है यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, उसी के द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। 28 और 29 अक्टूबर को इनमें से किस शहर के अंदर अपनी तरह का पहला एप्पल फेस्टिवल 2021 आयोजित किया गया? तो हाल ही में सेब महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था, जो कि अपनी तरह का पहला महोत्सव था। ये आयोजित किया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के अंदर। जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर, तो यहीं पर हाल ही में एप्पल फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया। जैसा कि आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर में ही भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है, तो यहीं पर ये एप्पल फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किया था भारत के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया था। भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत तुसील कौन से देश में लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इंडियन नेवी के लिए एक नया फ्रिगेट जहाज जो है जिसका नाम है तुसील, इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन इसको रूस के अंदर लॉन्च किया गया है क्योंकि इसको रूस ने ही विकसित किया है। बाद में इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं जो ये तुसील नाम का युद्धपोत है
ये तलवार क्लास फ्रिगेट जो श्रृंखला है उसके तहत बनाया गया है, जिसको प्रोजेक्ट 11356 भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर शुरुआत में 2 बैच के अंदर रूस के द्वारा टोटल 6 जहाज बनाकर भारत को दिए गए थे, जो कि आज के समय भारतीय नौसेना में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसके बाद 2016 में 4 अतिरिक्त जहाज़ों के लिए रूस के साथ सौदा किया गया था, जिनमें समझौता ये हुआ था कि 2 जहाज़ों को रूस के अंदर बनाया जाएगा और 2 जहाज़ों को भारत में ही बनाया जाएगा। तो 2 जहाज़ जो कि रूस के अंदर बनाए जाने थे, उन्हीं में से दूसरा है तुसील, जिसको हाल ही में रूस के अंदर लॉन्च किया गया है। बाद में इसको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। तो इसको रूस के यंतर शिपयार्ड ने बनाया है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, जो तुसील है इसको रूस के अंदर निर्मित किया गया है, लेकिन इसको भारतीय नौसेना इस्तेमाल करेगी। 2 नवंबर को किसने नई दिल्ली से आयुष्मान CAPF योजना की राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। तो अभी हाल ही में 2 नवंबर के दिन इन्होंने नई दिल्ली से आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की है। आपने आयुष्मान भारत योजना के बारे में सुना होगा, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है 1 साल के अंदर। तो अब इसी योजना के तहत CAPF यानी कि जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सुरक्षाकर्मी हैं, उनको भी कवर करने के लिए आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की है। आयुष्मान CAPF योजना जो है, इसके जरिए भारत के जो 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, यानी कि असम राइफल्स, BSF, फिर इसके बाद SSB है, NSG है, CISF है या फिर CRPF है और ITBP, तो ये सारे जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, इनके सुरक्षा कर्मियों और इनके परिवारों को, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको कवर करने के लिए आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की गई है। तो अभी 2 नवंबर को जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर NSG के कुछ जो कर्मी हैं उनको आयुष्मान कार्ड दे करके इस योजना की शुरुआत की है। आपको याद होगा जनवरी के अंदर इसको असम राज्य के अंदर पहले पायलट बेसिस पर शुरू किया गया था, लेकिन अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया गया है। और क्योंकि ये जो भारत के सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, ये भारत के गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, इसीलिए इनकी शुरुआत की है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया और इसमें सिर्फ एक ही भारतीय हैं जिन्होंने कोई भी मेडल जीता है, और ये हैं आकाश कुमार। तो आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन किया गया, ये 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजन किया गया सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। तो इसमें नंबर 1 पर था क्यूबा, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, जबकि भारत इसमें 17वें स्थान पर था, क्योंकि भारत ने इस चैंपियनशिप के अंदर सिर्फ एक ही मेडल जीता है और वो था कांस्य पदक। तो ये जो बॉक्सर है इनका नाम क्या है? आकाश कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बैंटम वेट कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बैंटम वेट कैटेगरी के अंदर 53 किलो से लेकर के 55 किलोग्राम तक के जो बॉक्सर होते हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। निम्न में से किस लेखक ने बुकर पुरस्कार 2021 को जीत लिया है? तो बुकर पुरस्कार जो है ये एक साहित्यिक पुरस्कार होता है। ये इस साल दिया गया है डेमोन गैलगट को। डेमोन गैलगट जो है ये दक्षिण अफ्रीका के एक उपन्यासकार हैं। तो इन्होंने इस बार बुकर पुरस्कार जीता है। इनको जिस पुस्तक के लिए दिया गया है पुरस्कार, उसका नाम है द प्रॉमिस। तो द प्रॉमिस नाम का जो नॉवेल है, इसको लिखा है डेमोन गैलगट ने, जिसके लिए इनको 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से एक होता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, जो कि इस बार दिया गया था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नाम की नॉवेल को, जिसको लिखा था डेविड डियोप ने। ये फ्रांस के एक उपन्यासकार थे। तो इनको दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जबकि द प्रॉमिस के लिए डेमोन गैलगट को दिया गया है 2021 का बुकर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में 6ठे धर्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में बिहार राज्य के अंदर जो यहाँ का नालंदा जिला है, नालंदा जिले में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके परिसर के अंदर 6ठे धर्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसका उद्घाटन किया भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। ये 6 से लेकर 7 नवंबर तक बिहार की यात्रा पर गए थे 2 दिनों के लिए, और इसी दौरान इन्होंने 7 नवंबर को यहाँ पर 6ठे धर्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2021 के लिए इनमें से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इसको प्रकाशित किया जाता है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस नाम की कंपनी के द्वारा। तो यही हर साल वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करती है। इस बार ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा 2021 के लिए जिस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है ये है वैक्स। वैक्स शब्द जो है इसका इस्तेमाल वैक्सीन के शॉर्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। तो इसी को 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भाषा संगम मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? तो दोस्तों भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको शुरू किया है भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस एप्लीकेशन के जरिए भारत के जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इनमें कोई भी व्यक्ति 100 सेंटेंसेस जो हैं जो आम बोलचाल के सेंटेंसेस होते हैं उनको आसानी से इन 22 लैंग्वेजेस में सीख सकता है। तो इस पर 100 सेंटेंसेस को इन 22 लैंग्वेजेस के अंदर इस पर अपलोड किया गया है जहां पर कोई भी व्यक्ति इनको आसानी से सीख सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको और ध्यान रखना है कि भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन जो है इसको मल्टीभाषी नाम के एक स्टार्टअप ने विकसित किया है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो हाल ही में QS के द्वारा 2022 के लिए एशिया के अंदर जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है और इसमें आपको बताना है कि भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये कि पूरे एशिया के अंदर नंबर 1 जो संस्थान है वो कौन सा है? तो वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। और इसी तरीके से भारत का जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है IIT बॉम्बे। और IIT बॉम्बे की एशिया के अंदर रैंकिंग है 42। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। नंबर 1 पर है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फिर दूसरे नंबर पर है चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी। और इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे जो कि 42वें स्थान पर है एशिया के अंदर। फिर इसी तरीके से 45वें नंबर पर है IIT दिल्ली और 54वें नंबर पर है IIT मद्रास। तो कम से कम आपको यहाँ पर एशिया की नंबर 1 और भारत की नंबर 1 जो इंस्टीट्यूट है उनका नाम याद रखना है। हाल ही में ओडिशा की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर और पंजीकरण शुल्क में कितने % छूट देने की घोषणा की है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो मोटर व्हीकल टैक्स होता है और जो पंजीकरण शुल्क लगता है इसको पूरी तरीके से इस पर छूट दे दी है। तो यानी कि यहाँ पर 100% छूट दी गई है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा अगस्त महीने के अंदर ओडिशा सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी जारी की थी जिसके तहत साल 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि ओडिशा के अंदर सड़कों पर जितनी भी गाड़ियाँ चलेंगी उनमें से 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल करना है। तो इस लक्ष्य को अचीव करने में भी ये कदम काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ओडिशा के इस समय मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। आपको याद होगा इससे पहले 2020 में दिल्ली सरकार ने भी अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की थी और उसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक सड़कों के ऊपर 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल करना है। तो ये दोनों लक्ष्य आपको ध्यान रखने हैं ओडिशा सरकार के और दिल्ली सरकार के। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया गया है। इसको जारी किया है बेंगलुरु बेस्ड एक NGO ने जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। तो इससे पता चलता है कि भारत के कौन से राज्यों में शासन व्यवस्था कैसी है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक करने के लिए टोटल 3 कैटेगरी बनाई गई है। सबसे पहले है बड़े राज्यों की। तो बड़े राज्यों में नंबर 1 पर है केरल। फिर इसी तरीके से छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर नंबर 1 है सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 पर है पुदुचेरी। इसका मतलब यह है कि भारत का जो केरल राज्य है ये सबसे अच्छा प्रशासित राज्य है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आप देख भी सकते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो है इसमें बड़े राज्यों की कैटेगरी में नंबर 1 पर है केरल, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना। यानी कि आप देख सकते हैं भारत के जो 3 सबसे बेस्ट गवर्नड स्टेट हैं वो सभी दक्षिण भारत से हैं। और इसी लिस्ट में सबसे अंतिम स्थान पर है उत्तर प्रदेश।
फिर इसके बाद अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पर सिक्किम है और यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 पर है पुदुचेरी। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारतीय व्यापारिक संगठनों का जो संघ है फिक्की, इसके हाल ही में नए महानिदेशक बन गए हैं अरुण चावला। फिक्की में आपको 3 पद याद रखने हैं। सबसे पहले इसके अध्यक्ष हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर। फिर इसके बाद दिलीप चेनॉय, ये हैं इसके सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव। और अभी डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक बन गए हैं अरुण चावला। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत में निर्मित किस कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में भारत के अंदर बनाई गई जिस कोविड-19 वैक्सीन को आपात उपयोग की मंजूरी दी है, ये है कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन को किसने बनाया है? इसको विकसित किया है भारत बायोटेक ने। अगला सवाल आपके सामने है, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों नेशनल आयुर्वेद डे जो होता है ये हर साल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है और धनतेरस हर साल अलग अलग दिन होती है। तो इस बार धनतेरस थी 2 नवंबर को, यानी कि जो धन्वंतरी जयंती होती है इसी को हर साल राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये 2 नवंबर को मनाया गया और इसकी जो थीम थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसकी थीम रखी गई थी पोषण के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेदा फॉर पोषण। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस बार नवंबर महीने के फर्स्ट वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले 1 नवंबर के दिन मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वीगन डे। फिर इसके बाद 2 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। जैसा कि मैंने आपको बताया ये फिक्स नहीं होता है, इस बार ये 2 नवंबर को मनाया गया है। तो इसकी जो थीम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आयुर्वेदा फॉर पोषण। फिर इसके बाद 5 नवंबर को मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 6 नवंबर को मनाया गया युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो युद्ध और संघर्ष के दौरान कोई भी पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो भारत के अंदर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की है? सही आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने ही हाल ही में उत्तम बीज पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज प्रोवाइड करने में इस पोर्टल का इस्तेमाल करेगी। तो याद रखिएगा उत्तम बीज पोर्टल जो है इसको शुरू किया है हरियाणा के सरकार ने। इसी तरीके से मेरी फसल मेरा ब्यौरा नाम का जो पोर्टल है इसको भी हरियाणा सरकार ने ही शुरू किया था। हरियाणा में इस समय बीजेपी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। भारत की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। अभी तक थे रवि शास्त्री, लेकिन अब बन गए हैं राहुल द्रविड़। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि इस समय जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है इसके इस समय कप्तान है विराट कोहली। ये अभी तक टेस्ट, वनडे और T20 तीनों के ही कप्तान थे, लेकिन क्योंकि अब इन्होंने T20 से कप्तानी छोड़ दी है तो अब T20 के नए कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन को और भी तेज करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है जिसका नाम है हर घर दस्तक। ये पूरे नवंबर महीने तक चलेगा और इस दौरान आप देख सकते हैं, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो लोगों के घर पर जाकर ही उनको कोविड-19 वैक्सीन देंगे। हर घर दस्तक अभियान जो है ये 3 नवंबर को शुरू किया गया है और ये 30 नवंबर तक चलने वाला है। प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत कौन सा है जिसको हाल ही में 28 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है? तो दोस्तों साल 2011 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसके तहत भारत में 4
डेस्ट्रॉयर जहाज बनाए जाने थे और इसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट 15B। और इसके तहत जो पहला जहाज बनाया गया इसका नाम है INS विशाखापत्तनम। तो इसीलिए इस सीरीज को यह भी कहा जाता है विशाखापत्तनम क्लास डेस्ट्रॉयर शिप्स। तो INS विशाखापत्तनम जो है ये इस श्रृंखला का पहला जहाज है जिसको हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। तो एक बारी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये जो सारे जहाज हैं चारों के चारों जहाज इनके नाम है INS विशाखापत्तनम, फिर दूसरा है INS मार्मोगांव, तीसरा INS इम्फाल और चौथा है INS पोरबंदर। ये सभी डेस्ट्रॉयर शिप्स हैं यानी कि विध्वंसक जहाज हैं और इन सभी को बनाने का काम दिया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में बेस्ड है। तो इनमें से जो पहला जहाज है INS विशाखापत्तनम, इसको हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान इसको लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। ये भारत का जो पहला मानव युक्त महासागर मिशन है समुद्रयान, इसके तहत पानी के अंदर संसाधनों की खोज करने के लिए एक पनडुब्बी को भेजा जाएगा जिसमें 3 लोग होंगे और ये काफ़ी गहराई पर ये पनडुब्बी जाएगी और वहाँ पर संसाधनों की खोज की जाएगी। नॉर्मल सबमरीज जो होती हैं वो 200 मीटर गहराई तक ही चलती हैं, लेकिन इसके लिए इस समुद्रयान मिशन के लिए एक विशेष पनडुब्बी को बनाया गया है जिसका नाम है मत्स्य 6000। और ये जो पनडुब्बी है ये 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है और इसके तहत काफ़ी गहराई पर दुर्लभ संसाधनों की खोज की जाएगी। वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है जिसको भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें टोटल 6 कैटेगरी हैं जिनमें पुरस्कार दिए गए हैं। सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है। इसमें टोटल इस बार 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, यानी कि इस बार 12 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस बार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ। जैसे कि इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, इसमें इस बार 35 खिलाड़ियों को चुना गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि कोच को मिलता है, इस बार 10 कोच को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड जो होता है ये इस बार 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो खेलों में आजीवन योगदान के लिए 5 खिलाड़ियों को इस बार ध्यानचंद अवार्ड दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये हर साल एक यूनिवर्सिटी को मिलती है, इस बार ये दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। फिर इसके बाद लास्ट में है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये खेलों को प्रोत्साहित करने वाले संस्थानों या फिर व्यक्तियों को दिया जाता है। इस बार ये 2 संस्थानों को दिया गया है, जिनमें से एक तो है मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और दूसरा है एक महारत्न कंपनी जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर मैं आपको इनमें से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इनके विजेताओं के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इनके बारे में डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी इस पर मैंने अलग से कंप्लीट वीडियो बनाया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोगों ने वहाँ पर कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो इस बार के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के जो 12 विजेता हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले है मिताली राज जो कि आपको बताया भारतीय क्रिकेट टीम की महिला क्रिकेट टीम की इस समय कप्तान है। ये राजस्थान से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रिकेट से संबंधित हैं। फिर इसके बाद भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कप्तान हैं सुनील छेत्री, ये तेलंगाना राज्य से हैं, ये फुटबॉल से संबंधित हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर 5 विजेता हैं ये सभी इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हुए थे और इन्होंने कोई ना कोई मेडल जीता है। जैसे कि नीरज चोपड़ा, ये आप जानते हैं हरियाणा राज्य से हैं, हरियाणा के पानीपत जिले से हैं और इन्होंने एथलेटिक्स में जो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। फिर इसके बाद रवि कुमार दहिया, इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती के अंदर सिल्वर मेडल जीता था और ये हरियाणा राज्य से हैं। फिर इसके बाद असम की बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इस बार के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस टीम के जो कप्तान थे और जो गोलकीपर थे, दोनों लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो कप्तान थे मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब से हैं, और गोलकीपर थे PR श्रीजेश जो कि केरल राज्य से हैं। तो इन दोनों लोगों को भी इस बार खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट 5 खिलाड़ी हैं, ये सभी वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। तो इनमें से एक तो हैं राजस्थान की पैरा शूटर अवनी लेखरा, इसी तरीके से हरियाणा के पैरा शूटर हैं मनीष नरवाल। फिर 2 बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, एक तो बिहार से हैं प्रमोद भगत और एक राजस्थान से हैं कृष्णा नागर। और आखिर में हैं हरियाणा के पैरा एथलीट जिनका नाम है सुमित अंतिल। इन्होंने भाला फेंक के अंदर पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो इन सभी 12 खिलाड़ियों को इस साल भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन सभी खिलाड़ियों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये कौन से राज्य से हैं और कौन से खेल से संबंधित हैं। वैसे इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंदर भारत के लिए सबसे ज्यादा आज तक विकेट लिए हैं जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में इन्होंने युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि युजवेंद्र चहल ने अब तक 63 विकेट लिए हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, जबकि जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में अपना 64वां विकेट लेकर के इनका यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की स्मृति में 5 पाउंड का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन। 2019 में मिस केरल का खिताब किसने जीता था, जिनकी हाल ही में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NC कबीर। तो 2019 में मिस केरल का खिताब जीता था NC कबीर ने, और इसी प्रतियोगिता के अंदर फर्स्ट रनर अप थी अंजना साजन। और ये दोनों लोग जो हैं, इनकी हाल ही में एक कार दुर्घटना में डेथ हो गई है। NC कबीर ने ही इस साल मिस साउथ इंडिया 2021 का खिताब भी जीता था। तो इनकी हाल ही में एक कार दुर्घटना में डेथ हो गई है। 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां पर किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। ये परियोजना मरुशुदर नदी के ऊपर बनाई जा रही है, जो कि चिनाब नदी की ही एक सहायक नदी है। तो हाल ही में चर्चा में इसलिए थी क्योंकि भारत के जो विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने मरुशुदर नदी के डायवर्जन का उद्घाटन किया था वर्चुअली। तो इसी कारण यह हाल ही में चर्चा में थी। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने एक इंडेक्स जारी किया है, जिसका नाम है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2020। तो इसमें ऊर्जा दक्षता के आधार पर राज्यों को रैंक किया गया है। इसमें नंबर 1 जो राज्य है, ये है कर्नाटक। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत के सभी राज्यों को स्कोर दिया गया है, और सबसे ज़्यादा स्कोर है कर्नाटक का। कर्नाटक का स्कोर 70 है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर है राजस्थान, जिसका स्कोर है 61। और यही 2 ऐसे राज्य हैं जिनको फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कोर के आधार पर 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहले है फ्रंट रनर। इसमें सिर्फ 2 ही राज्य शामिल हो पाए हैं, एक तो है राजस्थान और दूसरा है कर्नाटक। और उनमें भी कर्नाटक जो है, इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद अचीवर में 6 राज्य हैं, और कंटेंडर में 4 राज्य हैं, और बाकी जो 24 राज्य बच गए वो सब एस्पिरेंट में हैं। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2019 की तुलना में 2020 के इंडेक्स में कौन से राज्य ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है, यानी कि किस राज्य का स्कोर सबसे ज़्यादा बढ़ा है इस दौरान, तो वो राज्य है राजस्थान। ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल इस साल भारत का सबसे ज़्यादा स्कोर है कर्नाटक का। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा COP26 जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में आयोजित किया गया। तो इसमें शामिल होने के लिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, और इसी दौरान इन्होंने घोषणा की है कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा, यानी कि 2070 तक
भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 0 कर देगा। अभी के समय अगर हम कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 पर है चाइना, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है इंडिया। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के उपचार के लिए विश्व की पहली एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए एक दवा को मंजूरी दी गई है। इसको मंजूरी दी है ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन ने हाल ही में जिस दवा को मंजूरी दी है इसका नाम है मोल्नुपिरविर। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। वैसे तो इस दवा को फ्लू बीमारी के इलाज के लिए स्टार्टिंग में बनाया गया था, लेकिन हाल ही में कोविड-19 के जो मध्यम और कम लक्षण वाले मरीज हैं उनके उपचार के लिए इस दवा के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। प्रियंका मोहिते को किस श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 दिया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में 2020 के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है, जो कि भारत के खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तेंजिंग नोर्गे जो है इन्होंने एडमंड हिलेरी के साथ में 1953 के अंदर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले इन दोनों लोगों ने चढ़ाई की थी, तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे इन्होंने। तो तेंजिंग नोर्गे के नाम पर ही भारत के सरकार के द्वारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। तो हाल ही में 2020 के लिए ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बार टोटल 7 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इन 7 लोगों में से एक भारत की मशहूर पर्वतारोही हैं जिनका नाम है प्रियंका मोहिते। तो आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि इनको कौन सी श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है ये लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में दिया गया है प्रियंका मोहिते को। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 7 विजेता हैं इनमें से 4 लोगों को लैंड एडवेंचर की कैटेगरी में दिया गया है, यानी कि जमीन पर एडवेंचर के लिए, जमीन पर साहसिक कार्यों के लिए इन 4 लोगों को चुना गया है। प्रियंका मोहिते जो कि महाराष्ट्र से हैं, जयप्रकाश कुमार झारखंड से, अमित बिष्ट उत्तराखंड से और शीतल ये भी उत्तराखंड से हैं। फिर इसके बाद वाटर एडवेंचर में सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है, इनका नाम है श्रीकांत विश्वनाथन जो कि कर्नाटक से हैं। इसी तरीके से एयर एडवेंचर की कैटेगरी में भी एक ही व्यक्ति को चुना गया है और ये हैं सर्वेश धडवाल, ये पंजाब से हैं। और इसमें एक और अवार्ड होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इस बार दिया गया है जय किशन को जो कि दिल्ली से हैं। तो इस बार जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है ये इन 7 लोगों को दिया गया है और इन सभी को जो पुरस्कार है ये 13 नवंबर के दिन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जिस दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाएंगे उसी दिन ये पुरस्कार भी दिए जाएंगे। दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए इनमें से किस देश की संसद में द दीपावली डे एक्ट प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका। आप जानते हैं कि अमेरिका की जो संसद है उसको बोला जाता है कांग्रेस। तो अमेरिका की संसद में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसी में हाल ही में द दीपावली डे एक्ट को प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत अमेरिका में दिवाली को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले साल होली तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? जैसा कि आपको पता होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसको 2020 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत जो लाभार्थी हैं उनको 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज दिया जाता है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है कि अब इस योजना को उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर अगले साल होली तक बढ़ाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि इस योजना के तहत न केवल गेहूं और चावल बल्कि इसके तहत नमक और खाद्य तेल भी प्रदान किया जाएगा, साथ ही इसमें दाल भी इस बार प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल ये है कि वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वालों में कितनी महिला खिलाड़ी शामिल हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन से शहर में किया गया? यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं और किन्होंने जीते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नवंबर महीने के फर्स्ट वीक यानी कि 1 से लेकर के 7 नवंबर के बीच करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें
साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।